Very good morning, students. Today we are here with another topic of chapter first. Chapter first, the rise of nationalism in Europe. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग को देख रहे हैं कि किस तरीके से फैली और कैसे यूरोप में जो आज बहुत मेजर कंट्रीज़ हम देखते हैं कि यूरोप में बहुत सारे देश हैं वो किस तरीके से बने। और इससे पहले यूरोप में जब ये नेशन स्टेट नहीं थे तो यूरोप कैसे छोटी छोटी टेरिटरीज़ में बटा हुआ था और कैसे वो टेरिटरीज़ मिलकर एक नेशन स्टेट को बनाने में सक्सेसफुल हुई। किस तरीके से जो मोनार्कियल सिस्टम है वो यूरोप में उसका मतलब एक तरह से एंड हुआ, ये हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। एक क्विकली रिकैप मैं हर एक वीडियो में आपको दे रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। जिसमें हमने स्टार्टिंग में हमने इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी किया था, जो आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हो। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में कैसे हुआ उसमें। उसके बाद हमने नेपोलियन कोड को स्टडी किया इसमें कि नेपोलियनिक कोड जो थी 1804 में जो बनाई थी नेपोलियन ने, उसमें जो रिफॉर्म्स थे, जो रिफॉर्म वर्क थे उसके, वो कैसे यूरोप में एक दूसरे जो देश थे मतलब फ्रांस का इम्पैक्ट कैसे होता था और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो था वो उसका इफ़ेक्ट कैसे दूसरे देशों पर पड़ा जो नेपोलियन ने किया था, वो हमने स्टडी किया। उसके बाद जो डिफरेंट सेंटिमेंट्स जो थी, जो आइडियोलॉजी थी वो हमने देखी इसमें, जिसमें लिबरलिज्म था, रेवोल्यूशनरीज थे, वो हमने ऑलमोस्ट स्टडी कर चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, 5 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। स्टूडेंट, मेनली हम इसमें 3 देश पढ़ेंगे, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, या जो जर्मनी और इटली, ब्रिटेन आज हमारे सामने जो एक नेशन स्टेट की फॉर्म में देश आते हैं यूरोप के, बहुत ही मतलब एक मेजर कंट्रीज़ हैं, वो किस तरीके से बने। तो आज हम ये स्टडी करते हैं। इससे पहले ये कैसे छोटी छोटी टेरिटरीज़ में फैले हुए थे और किन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इनको बनाने में। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, सबसे पहले हम जर्मनी को स्टडी करेंगे, एक एक कंट्री को हम स्टडी करेंगे। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, मैं आपको इसमें एक स्टोरी की तरह हम इनको स्टडी करेंगे क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था उसमें जो मेन रोल प्ले किया था वो जो मेन नेम इसमें आता है वो आता है ओटो वॉन बिस्मार्क। आपने ध्यान रखना है ये नेम, ओटो वॉन बिस्मार्क, इस नाम को आपने ध्यान रखना है। ये जो नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी को बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इस व्यक्ति का माना जाता है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। देखो, इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, हमने इसमें जो पहले वाले टॉपिक था उसमें हमने स्टडी किया था कि जो लिबरल्स था उनका रेवोल्यूशन 1848 का जो लिबरल्स का रेवोल्यूशन था वो कैसे फैला हुआ था और लोग उससे किस तरीके से जुड़ रहे थे, मतलब उसका इम्पैक्ट जो था वो पूरे यूरोप के देशों पे हो चुका था। अब जो कंजर्वेटिव्स थे उनको कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थी उनसे डर लग रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ यूरोप में, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। जो नेशनलिज्म था वो कहीं ना कहीं दूर होने लगा 1848 में। जो नेशनलिज्म था वो कहीं ना, क्योंकि देखो जो नेशनलिस्ट थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो अब मतलब उनको रिप्रेस कर दिया जाता था। जो कंजर्वेटिव्स थे या जो मोनार्कियल सिस्टम था वो उनको रिप्रेस कर रहे थे। तो जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थी वो अब मोबिलाइज्ड हो रही थी और उनको मोबिलाइज कौन कर रहा था, जो कंजर्वेटिव्स थे। अब जो कंजर्वेटिव्स थे वो खुद एक तरह से उनसे इम्प्रेस हो रहे थे और खुद नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का वो यूज़ कर रहे थे। कहने का मतलब क्या है कि जो मोनार्कियल सिस्टम है, अब जो मोनार्की थे उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था कि जो स्प्रेड आउट टेरिटरीज़ हैं, जैसे कि छोटी छोटी टेरिटरीज़ जो फैली हुई हैं और उनमें कुछ कॉमन चीज़ें दिखाई देती हैं, तो क्यों ना उनका यूनिफिकेशन कर दिया जाए। इसी तरीके से हम जर्मनी का यूनिफिकेशन देखेंगे। जैसे जर्मन लोग क्या थे, छोटी छोटी टेरिटरीज़ में फैले हुए थे यूरोप में, तो जो बहुत सारे जो मोनार्की थे जिनके अंडर वो टेरिटरीज़ आती थी उनको लगा कि क्यों ना इनका यूनिफिकेशन कर दिया जाए। तो अब जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो रोल है, मेनली जो रोल है वो है कंजर्वेटिव्स का, और कंजर्वेटिव्स के अंडर आने वाली जो आर्मी है। तो देखो जर्मनी, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। क्या जो एक आर्मी होती है वो एक देश को बना सकती है, एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। तो इसका आंसर हमें तब मिलेगा जब हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ।
दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। ये जो प्रोसेस है कि कैसे जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं उनको कंजर्वेटिव्स ने मोबिलाइज कर लिया, ये ऑब्जर्व हम करेंगे जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में। यानी इटली और जर्मनी का जो बनना है, यानी इटली और जर्मनी जो नेशन स्टेट की फॉर्म में हमारे सामने आए, उसमें सबसे बड़ा रोल है कंजर्वेटिव्स का, ना कि जो लिबरल्स या रेवोल्यूशनरीज है। रोल उनका है कि उन्होंने जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं उनको स्प्रेड आउट किया, लोगों के अंदर फैलाया, एक अवेयरनेस आई, लेकिन अब उसका जो यूटिलाइज है वो किया कंजर्वेटिव्स ने। मतलब कंजर्वेटिव्स कहने का मतलब है कि शुरुआत उन्होंने की, लेकिन जो क्रेडिट है उसको लिया कंजर्वेटिव्स ने। अब कंजर्वेटिव्स का ऐसा करने के पीछे क्या पर्पस था? देखो, कंजर्वेटिव्स ऐसा इसलिए करना चाहते थे फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर्स एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप, क्योंकि वो अपनी पावर को प्रमोट करना चाहते थे, प्लस वो क्या करना चाहते थे, अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को कंटिन्यू रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि जो डिमांड इनकी है, यानी कि जो इनके जो लिबरल हैं या जो रेवोल्यूशनरीज हैं, इनकी डिमांड को मान लिया जाए, लेकिन जो काम है वो किसके थ्रू होगा? अब कंजर्वेटिव्स के थ्रू होगा। अब देखिए आगे, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन। अब जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, जैसा कि हमने देखा था इससे पहले हम एक टॉपिक स्टडी कर चुके हैं कि जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस पहले स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि एक पार्लियामेंट वहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन उसको रिप्रेस कर दिया था, जो मोनार्की थे उसको रिप्रेस कर दिया था। मिडिल क्लास के अंदर एक लिबरल जो नेशनलिस्ट की फीलिंग है वो हमने देखी थी कैसे फैली। उन्होंने डिमांड की, फ्रांस से शुरुआत हुई थी, उसके बाद पूरे जैसे यूरोप में फैली। तो जर्मनी तो हम नहीं कह सकते, उस टाइम जो छोटे छोटे एरियाज़ थे वहाँ पे ये सेंटिमेंट्स जो है, ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स फैल गई थी मिडिल क्लास के जो जर्मन्स थे। अब उसके बाद क्या हुआ? This liberal initiatives to nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by the large land owners of Persia। ये हम प्रीवियस टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं कि उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था कि जो मोनार्कियल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, इसकी जगह पर एक पार्लियामेंट फॉर्म आनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट की पार्लियामेंट फॉर्म हो, जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। यानी कि जो देश है या जो एरिया है, जो टेरिटरी है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होनी चाहिए, एक पार्लियामेंट के अंडर होनी चाहिए। लेकिन उसको आप सबने जो पिछले टॉपिक में स्टडी किया था कि उसको रिप्रेस कर दिया था, और उसको रिप्रेस करने वाले कौन थे? जो मोनार्की थे, उन्होंने रिप्रेस कर दिया था, प्लस जो मिलिट्री थी, मिलिट्री के सपोर्ट से उन्होंने इसको रिप्रेस कर दिया था। इसमें एक बहुत बड़ा रोल था लैंड ओनर्स का, जो पर्शिया के लैंड ओनर्स थे। देखो स्टूडेंट, पर्शिया एक बहुत बड़ा एरिया था उस टाइम यूरोप का, और पर्शिया के अंडर ही जो जर्मनी की टेरिटरीज थी छोटी छोटी, वो स्प्रेड आउट थी, वो फैली हुई थी। तो अब पर्शिया ही इसमें रोल प्ले करेगा कि कैसे उन टेरिटरीज़ को वो कंबाइन करेगा। उसके बाद देखो, जो लैंड ओनर्स, पर्शिया के जो लैंड ओनर्स थे उनको जंकर्स कहा जाता था। याद रखना, देखो 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, हु वर जंकर्स। जंकर्स कौन थे? तो जो लैंड ओनर्स थे पर्शिया के, उनको जंकर्स कहा जाता है। जो भी 1 मार्क का क्वेश्चन है मैं आपको साथ ही साथ बता रही हूँ, तो आपने उसको भी बहुत ध्यान से अपनी बुक में मार्क कर लेना है, और आई होप आप अपनी बुक अपने साथ रखे हुए होंगे। अभी आगे देखिए, पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। अब क्या होता है कि जर्मनी को बनाने का जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कौन लेता है? पर्शिया। अब पर्शिया ने एक लीडरशिप की उस मूवमेंट की। जो मूवमेंट किसने चलाया था? जो लिबरलिस्ट ने चलाया था, यानी कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने जिस मूवमेंट को चलाया था उसको अब टुक ओवर किसने कर लिया? उसको पर्शिया ने कर लिया। अब उसके बाद देखिए पर्शिया क्या करता है इसमें। देखो पर्शिया मैंने आपको बता दिया है, पर्शिया की जो आर्मी थी, यानी जो मिनिस्टर था वहाँ का, वो थे ओटो वन बिस्मार्क। आपने ध्यान रखना है इस नेम को, ओटो वन बिस्मार्क थे। उन्होंने एक तरह से उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है। जर्मनी के यूनिफिकेशन का जो एक जिसमें रोल प्ले किया है, सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, वो ओटो वन बिस्मार्क है, विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी। उन्होंने जो पर्शिया की आर्मी थी उसकी हेल्प से जर्मनी के और जो ब्यूरोक्रेसी थी वहाँ की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था, उसकी हेल्प से उन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। और जर्मनी का यूनिफिकेशन एकदम से नहीं हुआ स्टूडेंट, इसके लिए करीबन 7 ईयर्स हुए लगे इसमें, जिसके बीच में 3 वॉर्स 3 युद्ध हुए विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के साथ 3 युद्ध किए। उसके बाद पर्शियन विक्ट्री हुई एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इससे क्या हुआ? जर्मनी का यूनिफिकेशन जो हुआ। और 1871
याद रखना डेट को भी। जो ईयर है 1871 में जो प्रोसेस है यूनिफिकेशन का वो कंप्लीट हुआ, यानी जर्मनी जो छोटी छोटी टेरिटरीज़ में फैला हुआ था उसको कंप्लीट किया गया, उसको एक नेशन स्टेट बनाया गया। और ऑब्वियस है वो किसके अंडर होगा, जो पर्शिया के राजा थे उस टाइम, पर्शिया के राजा थे उस टाइम। तो पर्शिया के राजा कौन थे उस टाइम, वो थे विलियम, याद रखना नेम को, आपकी बुक में राइट हुआ है विलियम काइजर वन, याद रखना नेम को, विलियम काइजर फर्स्ट या वन जो भी कह सकते हैं इसको, विलियम काइजर फर्स्ट जो पर्शिया के हेड थे या पर्शिया के राजा थे, उनको जर्मन का एम्परर जो है वो प्रोक्लेम किया गया। उसके लिए सेरेमनी हुई, और वो सेरेमनी हुई जो वहाँ पर जो पैलेस ऑफ वर्सेल था, जो वर्साई का जो महल था वहाँ पर उसकी सेरेमनी हुई। इसमें क्या हुआ था, द न्यू जो 18 जनवरी 1871 को जो एक असेंबली बनाई गई जर्मन स्टेट्स की, जो एक छोटी सी असेंबली बनाई गई जिसमें जिनको उन्होंने जो टेरिटरीज थी उन्होंने जीता था उनको, और उसके बाद ओटो वन बिस्मार्क साथ में सब इकट्ठा हुए, और जो वर्साई के जो पैलेस है वहाँ पर उसमें विलियम काइजर, याद रखना है विलियम काइजर फर्स्ट को जो पर्शिया के थे उनको जर्मनी का फर्स्ट जो एम्परर वो है अनाउंस किया गया। याद रखना इस चीज़ को, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ ओटो वन बिस्मार्क, और जो पर्शिया के राजा थे विलियम काइजर वन, ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, उनको जर्मनी का एम्परर अनाउंस किया गया। अब उसके बाद देखिए ऑब्वियस है कि जब पर्शिया का रोल था उसमें सबसे बड़ा, तो पर्शिया की पॉलिसी ही उसमें इम्प्लीमेंट होगी, उसका जो एक इम्पैक्ट होगा वहाँ पर जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उन पर इम्पैक्ट किसका होगा, वो होगा पर्शिया का। अब तो द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। अब जो नया स्टेट जो बना, नया स्टेट कौन सा बना, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो चुका है विद द हेल्प ऑफ ओटो वन बिस्मार्क। विलियम काइजर फर्स्ट को पर्शिया के जो राजा थे उनको जर्मनी का एम्परर अनाउंस किया गया। अब उन्होंने बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे लाए, जैसे कि मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को मॉडर्नाइज किया, उसके अलावा जो जुडिशियल सिस्टम था उसको सुधारा गया, यानी कि कानून व्यवस्था को सुधारा गया, और उसके ऊपर इम्पैक्ट किसका था, पर्शिया का। याद रखना पर्शिया का इम्पैक्ट इसलिए था क्योंकि जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल किसका था, पर्शियन आर्मी प्लस पर्शियन ब्यूरोक्रेसी का विद द हेल्प ऑफ ओटो वन बिस्मार्क। तो स्टूडेंट ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या मेकिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी की। यूरोप का जो बहुत बड़ा देश आज हमारे सामने है जर्मनी, वो कैसे बना विद द हेल्प ऑफ ओटो वन बिस्मार्क, प्लस इसका क्रेडिट किसने लिया, जो कंजर्वेटिव्स थे वहाँ के, उन्होंने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को यूटिलाइज किया और 3 युद्ध उन्होंने लड़े। 7 ईयर के बाद जर्मनी जो है, आज जो यूरोप के मैप पे जो जर्मनी है, जो डिफरेंट टेरिटरीज में बटा हुआ था, पर्शिया के अंडर जो आता था, वो जर्मनी की फॉर्म में हमारे सामने दिखाई देता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, अपनी एनसीईआरटी बुक में से इनको डीपली स्टडी करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। इटली के यूनिफिकेशन में किस तरीके से किसने रोल प्ले किया और कैसे जो इटली है हमारे सामने, जो आज इटली है, वो कैसे बना। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, प्लस अपनी बुक में से टॉपिक को ध्यान से स्टडी करेंगे। आपकी हिस्ट्री में मे बी ये फर्स्ट चैप्टर प्लस जो नेशनलिज्म इन इंडिया है वो वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही चैप्टर आप बहुत ध्यान से करेंगे। थैंक यू सो मच।